एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी का अध्याय नंबर 18, जिसका नाम है न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू। तो हम सबसे पहले इसके संपूर्ण नोट्स जानेंगे और आखिरी में उससे संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में जानेंगे। नंबर 1, सबसे पहले परिचय देखेंगे। तो न्यायिक पुनरावलोकन वह शक्ति है जिसके द्वारा न्यायालय संविधान के विरुद्ध बनाए गए कानूनों, कार्यपालिका के आदेशों तथा सरकारी कार्यों की संवैधानिक वैधता की जांच करता है। यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन उसको कहा जाता है कि जो भी उच्च न्यायालय द्वारा या कार्यपालिका द्वारा जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं उनकी यह जांच की जाती है कि यह संविधान के विरुद्ध तो नहीं है। यानी कि अगर वह असंवैधानिक पाए जाते हैं तो उनको निरस्त कर दिया जाता है या उन कानूनों को रद्द कर दिया जाता है। तो इसी शक्ति को न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। यदि कोई कानून या सरकारी निर्णय संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, यानी कि जो संविधान के नियम और कानून हैं उनका उल्लंघन करता है, तो न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर देता है। यानी कि उनको रद्द कर देता है। परिभाषा: न्यायिक पुनरावलोकन न्यायपालिका की वह शक्ति है जिसके माध्यम से वह विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों की संवैधानिकता की जांच करती है। यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन जो होती है यह न्यायपालिका की वह शक्ति है जिसके माध्यम से वह जो हमारी विधायिका होती है और कार्यपालिका होती है, इसमें जितने भी कानून बनते हैं या जितनी भी योजनाएं होती हैं, इन सब का क्या करती है, इन सब की जांच करती हैं कि यह संविधान के विरुद्ध तो नहीं है, यानी कि संविधान के नियमों के अनुसार होना चाहिए। यदि संविधान के नियमों के विरुद्ध नहीं है तो ऐसी नियम, विधेयक और कानूनों को रद्द कर दिया जाता है। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उन कानूनों को रद्द कर दिया जाता है। अगला जो मुख्य बिंदु है वो है न्यायिक पुनरावलोकन का स्रोत। तो न्यायिक पुनरावलोकन का स्रोत क्या होता है? तो भारतीय संविधान में जुडिशियल रिव्यू शब्द का उल्लेख, यानी कि जुडिशियल शब्द का जो उल्लेख है नहीं है, लेकिन इसकी शक्ति निम्न अनुच्छेदों से प्राप्त होती है। यानी कि वैसे तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों के विरुद्ध कानून शून्य, यानी कि मूल अधिकारों के बीच कोई भी कानून नहीं बनाया जाएगा। इसके बाद अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूल अधिकारों की रक्षा की जाएगी। यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके द्वारा हमारे मूल अधिकारों की क्या की जाएगी? हमारे मूल अधिकारों की रक्षा की जाएगी। और अनुच्छेद 131 से 136 तक सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार कहाँ से कहाँ तक रहेगा? अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय की रिट शक्ति, यानी कि जो उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए 5 प्रकार की रिट जारी करती है उसके बारे में देखने को मिलता है। अनुच्छेद 227 में उच्च न्यायालय का अधीक्षण, यानी कि जो उच्च न्यायालय होता है उसको मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय का जो भी निर्णय है उसको मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय जो होता है वह जितने भी उच्च न्यायालय हैं सभी उच्च न्यायालयों पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है। अनुच्छेद 245 में संसद और राज्य विधानमंडल की विधायी शक्ति, यानी कि जो भी संसद है यानी कि विधायिका और राज्य विधानमंडल की विधायी शक्ति जो भी होती है वो अनुच्छेद 245 में होती है। अनुच्छेद 246 में विषयों का विभाजन, अनुच्छेद 372 में पूर्ण कानूनों की संवैधानिकता, यानी कि जो अनुच्छेद 372 होता है उसमें पूर्ण कानूनों की संवैधानिकता होती है। इसके बाद अगला जो मुख्य बिंदु है वो है न्यायिक पुनरावलोकन का उद्देश्य, यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखना, यानी कि संविधान को सर्वोच्च स्थान देना, यानी कि उनके नियम कानूनों की गरिमा को बनाए रखना। संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, यानी कि जो संविधान है यह देश का सर्वोच्च कानून है, यानी कि सबसे बड़ा कानून जो होता है वह
हमारे देश का भारतीय संविधान होता है। न्यायपालिका सुनिश्चित करती है कि कोई भी कानून संविधान के विरुद्ध ना हो, यानी कि जो भी हमारी न्यायपालिका होती है, यानी कि हमारी न्यायपालिका यानी कि कौन कौन, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये जितने भी न्यायालय होते हैं इन सभी को न्यायपालिका कहा जाता है। तो यही हमारी न्यायपालिका होती है, यही निश्चित करती है कि संविधान के विरुद्ध कोई भी कानून ना हो। इसके बाद अगला मूल अधिकारों की रक्षा। यदि सरकार नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन करती है तो न्यायालय हस्तक्षेप करता है। जैसे कि आपको जो भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं, अगर उन मौलिक अधिकारों में राज्य सरकार या राज्य के न्यायालय कोई भी हस्तक्षेप करते हैं तो आप सीधे तौर पर कहाँ पर, सर्वोच्च न्यायालय में क्या कर सकते हैं, याचिका दायर कर सकते हैं और उन पर सीधा सीधा एक्शन लिया जाएगा। किसके द्वारा लिया जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लिया जाएगा, यानी कि उस काम में सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करेगा। शक्तियों के पृथक्करण की रक्षा। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संतुलन बनाए रखना, यानी कि जो शक्ति का पृथक्करण होता है, विधायिका को अलग शक्ति दी गई है और कार्यपालिका को अलग और न्यायपालिका को अलग। और न्यायपालिका जो होती है हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है वह न्यायपालिका होती है। न्यायपालिका जो होती है विधायिका और कार्यपालिका का निर्णय मानने के लिए बाध्य नहीं होती है, यानी कि यह अपने अनुसार काम करती है। इसके बाद संघीय व्यवस्था की रक्षा। केंद्र और राज्यों के अधिकार क्षेत्रों की रक्षा करना किसका काम होता है? तो वो भी सर्वोच्च न्यायालय का काम होता है। केंद्र और राज्यों के अधिकार क्षेत्रों की रक्षा करना वो भी सर्वोच्च न्यायालय का क्या होता है? अधिकार होता है। अगला जो मुख्य बिंदु है वो न्यायिक पुनरावलोकन के प्रकार। तो न्यायिक पुनरावलोकन कितने प्रकार की होती हैं? सबसे पहला ये होता है विधायी पुनरावलोकन। तो विधायी पुनरावलोकन क्या होता है? तो संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों की संवैधानिकता की जांच, यानी कि जो भी संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा नियम या कानून या विधेयक बनाए जाते हैं उनकी संवैधानिकता की जांच की जाती है, तो इसी को विधायी पुनरावलोकन कहा जाता है। उदाहरण के लिए यदि संसद कोई ऐसा कानून बनाए जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करे तो न्यायालय उसे रद्द कर सकता है। मतलब यदि संसद ने कोई भी ऐसा कानून बनाया है जो आपके मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध है, यानी कि आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो ऐसे कानून को न्यायपालिका उसे रद्द कर देगी। इसके बाद प्रशासनिक पुनरावलोकन। सरकारी अधिकारियों एवं कार्यपालिका के आदेश की समीक्षा, यानी कि जो भी सरकारी अधिकारी होते हैं वो कार्यपालिका के आदेशों की समीक्षा, यानी कि जो भी सरकारी अधिकारी काम करते हैं और कार्यपालिका जो भी आदेश करती है उनका भी क्या करती है? उनकी संवैधानिकता की जांच करते हैं। इसको प्रशासनिक पुनरावलोकन कहा जाता है। उदाहरण के लिए किसी अधिकारी द्वारा मनमाना आदेश जारी करने पर न्यायालय उसे निरस्त कर सकता है, यानी कि कोई भी अधिकारी मतलब मनमाना मतलब अपने मन मर्जी का आदेश जारी कर देता है तो न्यायालय उसे निरस्त कर देता है। इसके बाद अगला जो है वो संवैधानिक पुनरावलोकन। संवैधानिक पुनरावलोकन जो होता है संविधान संशोधनों की जांच, यानी कि जो भी लोकसभा और राज्यसभा और संसद तीनों मिलकर संविधान का क्या करते हैं? संशोधन करते हैं, तो उसकी भी जांच कौन करता है? तो उसकी भी जांच सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। यदि कोई संशोधन संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करता है तो न्यायालय उसे रद्द कर देता है, यानी कि जो भी मूल संविधान दिया गया है उसमें जो भी नियम कानून दिए गए हैं यदि उसको नष्ट करता है तो न्यायालय उस नियम कानून को रद्द कर देगा, यानी कि संविधान संशोधन को रद्द कर देगा। इसके बाद न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायिक सक्रियता में अंतर। तो न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायिक सक्रियता में क्या अंतर होता है? तो न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायिक सक्रियता, तो इसका उद्देश्य क्या होता है? तो जो न्यायिक पुनरावलोकन होता है वो कानूनों की वैधता की जांच करना क्या होता है? तो जब जो कानूनों की वैधता की जांच करना जो होता है या जांचना होता है उसको न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। और जनहित में जो सक्रिय हस्तक्षेप किए जाते हैं उसको कहा जाता है न्यायिक सक्रियता, यानी कि जो भी काम किया जाता है
उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है न्यायिक सक्रियता। प्रकृति, प्रकृति क्या होती है, तो इसकी संवैधानिक शक्ति होती है, यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन की होती है जो संवैधानिक शक्ति दी जाती है। और न्यायालय की सक्रिय भूमिका, यानी कि न्यायालय जो भी उसमें कार्रवाई करता है, जो भी सक्रियता करता है, उसको क्या कहा जाता है, न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। आधार, तो इसका जो आधार होता है वो संविधान होता है। किसका, न्यायिक पुनरावलोकन का आधार जो होता है वो संविधान होता है। और न्यायिक सक्रियता का आधार होता है न्यायिक विवेक, यानी कि जो भी वहाँ पर जो भी सर्वोच्च न्यायालय में सीजीआई बैठे हैं, वो उनकी न्यायिक विवेक को कहा जाता है न्यायिक सक्रियता, कि वह किस प्रकार से निर्णय लेते हैं। उदाहरण, कानून रद्द करना, यानी कि जैसे कोई गलत कानून बन गया है तो उसको न्यायिक पुनरावलोकन के जरिए उसको रद्द कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि जैसे कोई कानून संविधान के विरुद्ध बना दिया गया है तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति द्वारा सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच करेगी, और वह असंवैधानिक पाया गया, यानी कि संविधान के नियमों के विरुद्ध पाया गया, तो उसको क्या, सर्वोच्च न्यायालय इसको रद्द कर देगा। लेकिन PIL स्वीकार करने का मतलब होता है, जो याचिका दर्ज करते हैं उसको PIL कहा जाता है। तो जो याचिका स्वीकार करे उसको क्या कहा जाता है, उसको न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। इसके बाद जो अगला मुख्य बिंदु है वो है न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायिक सक्रियता में, यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायिक सक्रियता क्या होती हैं। तो सबसे पहले न्यायिक सक्रियता, यानी कि जुडिशियल एक्टिविटीज में, तो जब न्यायालय जनहित में सक्रिय भूमिका निभाता है और सरकार को दिशा निर्देश देता है तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है न्यायिक सक्रियता। इसका मतलब है जब न्यायालय जनहित में सक्रियता भूमिका निभाता है, यानी कि जब न्यायालय मतलब कि कोई भी कानून बन गया है वह जनहित के विरुद्ध है तो उसके विरुद्ध वह काम करता है, भूमिका निभाता है और सरकार को दिशा निर्देश देता है कि इस कानून में ये वाली गलती है और ये कानून जो है ये जनहित के लिए लाभकारी नहीं है, तो इस दिशा निर्देश को कहा जाता है न्यायिक सक्रियता। उदाहरण के लिए जैसे पर्यावरण संरक्षण, भ्रष्टाचार के मामलों में हस्तक्षेप, मानवाधिकार संरक्षण, यानी कि जो भी पर्यावरण से संबंधित दिशा निर्देश दिए जाते हैं, भ्रष्टाचार के मामलों में हस्तक्षेप, मानवाधिकार संरक्षण, इन सभी को क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है न्यायिक सक्रियता। न्यायिक पुनरावलोकन की सीमाएं, तो न्यायिक पुनरावलोकन की सीमाएं क्या क्या होती हैं, तो न्यायालय स्वयं कानून नहीं बना सकता, यानी कि न्यायालय जो होता है स्वयं कानून नहीं बना सकता है। कानून बनते हैं वो संसद के द्वारा ही बनते हैं, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा मिलकर कानून को बनाते हैं, लेकिन उस कानून की जो जांच की जाती है वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है। केवल विवाद आने पर हस्तक्षेप करते हैं कौन, जो न्यायालय जो होता है, यदि विवाद आया है तो उस पर हस्तक्षेप करेंगे। और राजनीतिक प्रश्नों में सीमित हस्तक्षेप, जो भी राजनीति से संबंधित प्रश्न होंगे उन पर सीमित हस्तक्षेप सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। और संविधान के दायरे में कार्य, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय होता है इसको संविधान का संरक्षक कहा जाता है, इसलिए जो भी कार्य किए जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वह संविधान के नियम, कानूनों, मान्यताओं और उनकी गरिमा को बनाए रखने के अनुसार किए जाते हैं, यानी कि संविधान के दायरे के अनुसार किए जाते हैं। किसके द्वारा किए जाते हैं, संविधान के दायरे के अनुसार किए जाते हैं। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का विकास, तो भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का विकास कैसे हुआ, सबसे पहला जो है वो है शंकर प्रसाद मामला 1951। तो शंकर प्रसाद मामला 1951, यानी कि शंकर प्रसाद मामला 1951 यूनियन ऑफ इंडिया, निर्णय इसमें क्या आया था, तो निर्णय आया था संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, यानी कि इसमें यह निर्णय लिया गया था कि संसद जो है वह मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, यानी कि इसमें केवल संशोधन कर सकती है और इनमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। सज्जन सिंह मामला 1965, तो सज्जन सिंह मामला 1965 में क्या कहा गया था, तो इसमें कहा गया था कि संसद की संशोधन शक्ति को मान्यता, यानी कि संसद जो भी संशोधन करेगी उसको मान्यता दी जाएगी। इसके बाद जो अगला है वो है गोलकनाथ मामला 1967,
तो गोलकनाथ मामला 1968, आईसी गोलकनाथ वी स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें निर्णय आया था कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। उससे पहले जो लिया गया था निर्णय, उसमें कहा गया कि संसद मूल अधिकारों में निर्णय मतलब कि संशोधन कर सकती है, लेकिन इसमें जो 1967 में गोलकनाथ मामले में जो निर्णय आया था, उसमें आया था कि संसद जो है यह मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। केशव नंद भारतीय मामला 1973। तो केशव नंद भारतीय मामला 1973 में क्या कहा गया था? तो इसमें कहा गया था कि स्टेट ऑफ केरला यानी कि स्टेट राज्य यानी कि केरला राज्य का था यह मामला। तो इसमें निर्णय लिया गया था कि संसद संविधान संशोधित कर सकती है, यानी कि जो हमारे देश की संसद है यानी कि पार्लियामेंट है, वह क्या कर सकती है? वह संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल संरचना सिद्धांत को नहीं बदल सकती है। लेकिन जो भी उसमें मूल संविधान संरचना है, उस सिद्धांत को वह नहीं बदल सकती है, यानी कि उसमें जो पहले से दिया गया है उसको नहीं बदल सकती है। अगर अपने से कोई भी संशोधन करना है या लग रहा है कि यह संशोधन जनहित के लिए लाभकारी होगा, तो वह संशोधन को उसमें जोड़ सकती है, यानी कि उस संशोधन को कर सकती है। इसके बाद जो अगला है वो है विनर्मा मिल्स मामला 1980। तो ये कहाँ का था? ये यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसमें निर्णय क्या आया था? तो इसमें निर्णय आया था कि न्यायिक पुनरावलोकन संविधान की मूल संरचना है, यानी कि इसमें कहा गया था कि जो न्यायिक पुनरावलोकन है यह संविधान की मूल संरचना है। इसके बाद जो अगला है वो है एल चंद्र कुमार मामला 1997। तो एल चंद्र कुमार मामला 1997 में क्या कहा गया था? तो इसमें कहा गया था कि ये कहाँ का था? तो ये मामला था यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि इसका निर्णय क्या आया? तो इसका निर्णय आया था कि न्यायिक पुनरावलोकन संविधान की मूल विशेषता है, यानी कि जो न्यायिक पुनरावलोकन है ये संविधान की मूल विशेषता है। इसके बाद मूल संरचना सिद्धांत। तो मूल संरचना सिद्धांत केशवानंद भारतीय मामले 1973 में प्रतिपादित किया गया। कब किया गया? 1973 में इसको प्रतिपादित किया गया। तो इसके प्रमुख तत्व थे कि संविधान की सर्वोच्चता, यानी कि संविधान को सर्वोच्च स्थान पर रखा जाएगा, गणतंत्र शासन रहेगा और लोकतंत्र को मान्यता दी जाएगी, धर्मनिरपेक्षता होगी, संघीय व्यवस्था होगी और न्यायपालिका को स्वतंत्रता दी जाएगी और न्यायिक पुनरावलोकन को फॉलो किया जाएगा और विधि का शासन, यानी कि शासन वो कानून जो होगा वो सभी के लिए बराबर होगा। न्यायिक पुनरावलोकन का महत्व क्या है वह देखेंगे। तो न्यायिक पुनरावलोकन यह संविधान की रक्षा करता है, नागरिक अधिकारों की सुरक्षा करता है, सरकार पर नियंत्रण भी करता है और संघीय ढांचे की रक्षा भी करता है और लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। इसके अलावा कानून के शासन की स्थापना भी कौन करता है? तो वो भी करता है आपका न्यायिक पुनरावलोकन। इसके बाद आलोचनाएं। तो क्या क्या आलोचनाएं हुई हैं वो भी देखेंगे। तो न्यायिक अतिक्रमण, कभी कभी न्यायालय अन्य अंगों के क्षेत्र में हस्तक्षेप करता हुआ दिखाई देता है। कभी कभी क्या होता है कि न्यायालय जो होता है अन्य अंगों के क्षेत्र में हस्तक्षेप करता हुआ दिखाई देता है, यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन का जो मुख्य काम होता है वह कानून की संवैधानिकता की जांच करना होता है, लेकिन कभी कभी इन नियमों को खिलाफ हस्तक्षेप करता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद लोकतांत्रिक संस्थाओं का प्रभाव। तो निर्वाचित सरकार के निर्णय को रद्द किया जा सकता है, यानी कि लोकतांत्रिक संस्थाओं का प्रभाव का मतलब होता है कि निर्वाचित सरकार के निर्णय को रद्द किया जा सकता है, यानी कि जो भी आपकी सरकार है वर्तमान में, उस सरकार के निर्णय को इसके जरिए क्या किया जा सकता है? तो इसको रद्द किया जा सकता है। इसके बाद न्यायाधीशों की व्यक्तिगत व्याख्या। निर्णय न्यायाधीशों की संवैधानिक व्याख्या पर निर्भर करते हैं, यानी कि निर्णय जो होती हैं ये न्यायाधीशों की संवैधानिक व्याख्या पर निर्भर करती हैं। अब हम परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे। तो न्यायिक पुनरावलोकन का जनक कौन था? तो न्यायिक पुनरावलोकन का जनक था जॉन मार्शल। न्यायिक पुनरावलोकन का जनक कौन था? तो जॉन मार्शल। और न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत
मारवोराय बी। कौन थे? मारवोराय बी। मिस्र 1883। भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन का आधार अनुच्छेद 13, 32 और 226 आदि हैं। न्यायिक पुनर्वलोकन संविधान की मूल संरचना है, यानी कि जो मूल संरचना है उसको न्यायिक पुनर्वलोकन कहा जाता है। केशवानंद भारतीय मामला 1973 में मूल संरचना सिद्धांत को शामिल किया गया और मिनरा मिल्स मामला 1980 में न्यायिक पुनर्वलोकन को मूल संरचना घोषित किया गया। कब किया गया? 1980 में न्यायिक पुनर्वलोकन को मूल संरचना घोषित किया गया। इसके बाद वन लाइनर रिवीजन क्वेश्चन देख लेते हैं। तो न्यायिक पुनर्वलोकन न्यायपालिका की संवैधानिक जांचने की शक्ति है, यानी कि संवैधानिकता की जांच करने की शक्ति है। यह जो कानून बना है संविधान के नियमों के अनुसार बना है या इनके खिलाफ है। इसका मुख्य आधार अनुच्छेद 13 है, यानी कि इसका जो मुख्य आधार होता है अनुच्छेद 13 है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों यह शक्ति रखते हैं, यानी कि जो हमारे देश का जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, यानी कि दोनों को यह शक्ति प्रदान की जाती है, यानी कि यह दोनों ही न्यायालय यह शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। मूल अधिकारों की रक्षा हेतु न्यायिक पुनर्वलोकन आवश्यक है, यानी कि जो मूल अधिकारों की रक्षा करनी होती है तो उसके लिए न्यायिक पुनर्वलोकन बहुत ही आवश्यक होता है। न्यायिक पुनर्वलोकन संविधान की मूल संरचना है, यानी कि जो न्यायिक पुनर्वलोकन होता है इसको संविधान की मूल संरचना कहा गया है। केशवानंद भारतीय मामला 1973 में सबसे महत्वपूर्ण मामला है, यानी कि इसी मामले में आपका क्या किया गया था? संविधान की मूल संरचना कहा गया था न्यायिक पुनर्वलोकन को। मिनर्वा मिल्स केस 1980 ने इसकी मूल संरचना स्थिति को पुष्ट किया। न्यायपालिका संविधान की अंतिम व्याख्याकार है, यानी कि जो न्यायपालिका होती है या संविधान की जो व्याख्या करती है, संविधान के बारे में बताती है या नियम कानूनों को मनवाती है या नियम कानूनों को पालन करवाती है, ये जो होती है संविधान की अंतिम व्याख्याकार कौन होती है? वो न्यायपालिका होती है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है न्यायिक पुनर्वलोकन अमेरिकी संविधान से प्रेरित है, यानी कि इसको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लोकतंत्र एवं विधि के शासन की रक्षा में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, यानी कि लोकतंत्र और विधि के शासन, यानी कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए, विधि का शासन मतलब कि शासन सभी के लिए समान हो, इसकी रक्षा के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम इससे संबंधित जो भी टॉप 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाएंगे वह जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि न्यायिक पुनर्वलोकन का अर्थ है। तो न्यायिक पुनर्वलोकन का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कानूनों एवं सरकारी कार्यों की संवैधानिकता की जांच, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन का प्रमुख आधार कौन सा अनुच्छेद है? तो भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन का जो प्रमुख आधार है यह कौन सा है? तो यह है अनुच्छेद 13, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? यानी कि मूल अधिकारों की रक्षा हेतु सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? तो यह अधिकार जो दिया जाता है आपको, यह दिया जाता है अनुच्छेद 32 के तहत, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है? तो उच्च न्यायालय को जो रिट जारी करने की शक्ति होती है यह अनुच्छेद 226 के तहत प्राप्त होती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि न्यायिक पुनर्वलोकन का जनक किसे कहा जाता है? तो न्यायिक पुनर्वलोकन का जनक जो कहा जाता है वो जॉन मार्शल को कहा जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि न्यायिक पुनर्वलोकन का सिद्धांत किस प्रसिद्ध मामले से स्थापित हुआ? तो जो न्यायिक पुनर्वलोकन का सिद्धांत स्थापित हुआ यह किस मामले से हुआ? तो ये मिनर्वा मिल्स मामला नहीं,
कौन से हुआ था? तो मारवरी बी मेडिसन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि मूल संरचना सिद्धांत किस मामले में प्रतिपादित किया गया? तो जो मूल संरचना सिद्धांत प्रतिपादित किया गया ये केशव नंद भारती मामला में किया गया, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया कि न्यायिक पुनरावलोकन संविधान की मूल संरचना है, यह किस मामले में स्पष्ट किया गया? यानी कि जो न्यायिक पुनरावलोकन है यह संविधान की मूल संरचना है, यह बात किस मामले में स्पष्ट की गई? तो यह बात जो स्पष्ट की गई है मिनर्वा मिल्स मामला 1980 में हुई, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि निम्न में से कौन सा न्यायिक पुनरावलोकन का उद्देश्य नहीं है? तो इनमें से जो न्यायिक पुनरावलोकन का उद्देश्य नहीं है वह सरकार बनाना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास है? तो न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति होती है यह सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के पास, यानी कि दोनों के पास होती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि गोलकनाथ मामला किस वर्ष आया? तो जो गोलकनाथ मामला आया ये कब आया था? तो ये 1967 में आया था, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया केशव नंद भारती मामला किस वर्ष का है? तो केशव नंद भारती मामला जो है ये 1973 का है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि मिनर्वा मिल्स मामला किस वर्ष का है? तो मिनर्वा मिल्स मामला जो है ये आपका कब का है? तो यह है 1980 का, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान की मूल संरचना का भाग है? तो संविधान की मूल संरचना का भाग है वो कौन है? न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संविधान की सर्वोच्चता, यानी कि ये सभी है, इसलिए उपरोक्त सभी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि अनुच्छेद 13 के अनुसार संविधान के विरुद्ध कानून, यानी कि जो संविधान के विरुद्ध कानून होगा वो क्या होगा? जो भी संविधान के विरुद्ध कानून बनेगा उसको क्या कर दिया जाएगा? तो उसको क्या कर दिया जाएगा? तो इसको शून्य हो जाएगा, यानी कि इसको रद्द कर दिया जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि न्यायिक पुनरावलोकन किस देश से प्रेरित है? तो न्यायिक पुनरावलोकन जो है अमेरिका से प्रेरित है। कहाँ से है? अमेरिका से, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि एल चंद्र कुमार मामला किससे संबंधित है? तो एल चंद्र कुमार मामला जो संबंधित है यह आपका किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है न्यायिक पुनरावलोकन की मूल संरचना स्थिति से, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि न्यायिक पुनरावलोकन का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो जो न्यायिक पुनरावलोकन का संबंध है यह मुख्य रूप से जो है ये संवैधानिक वैधता की जांच करना होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि न्यायपालिका संविधान की क्या मानी जाती है? तो न्यायपालिका जो होती है संविधान की संरक्षक मानी जाती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो संसद 80 में संशोधन कर सकती है, नहीं कर सकती है, यानी कि यह गलत है। न्यायालय संविधान संशोधन की समीक्षा नहीं कर सकता है, ये भी गलत है। मूल संरचना को नष्ट करने वाला संशोधन अमान्य हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद न्यायिक पुनरावलोकन केवल उच्च न्यायालय का अधिकार है, नहीं, ये भी गलत है, ये दोनों का अधिकार होता है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को इंडियन पॉलिटी का चैप्टर नंबर 18
जिसका नाम है न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू। उसके जो भी कंप्लीट नोट्स हैं और उससे संबंधित जो भी टॉप 20 प्रीवियस क्वेश्चन हैं वो आप सभी लोगों को अच्छी तरह समझ में आए होंगे। तो इसी प्रकार के बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।